नमस्कार। अ, कांग्रेस को लेकर के बहुत सारी चर्चाएँ चलती रहती हैं और ये एक तरीके से मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ कि देश का दुर्भाग्य है कि 150 साल पुरानी पार्टी को आज इस हालत में पहुँचना पड़ रहा है कि स्थितियाँ बुरी होने के बाद भी बुरी स्थिति से निपटने की प्रक्रिया बहुत अलग नहीं दिखती, बहुत आगे तक नहीं जाने पाती है। अभी हाल के दिनों में प्रशांत किशोर नाम के सज्जन ने जो रणनीतिकार हैं और लगभग 12 जगह चुनाव का संचालन कर चुके हैं। 2014 से उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ काम करना जब शुरू किया और उसके बाद वहाँ से हटे और फिर न जाने कहाँ-कहाँ उनकी यात्राएँ रहीं, उस पर अभी बहुत सारी चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनके बारे बारे में बहुत शिद्दत से कहा जा रहा था कि वो कांग्रेस जॉइन करने वाले हैं। कांग्रेस का कायाकल्प कैसे होगा, इस पर बाकायदा उन्होंने पिछले हफ्ते एक पूरा डेमो दिया था। 3 घंटे तक बातचीत हुई थी, लेकिन आज एक खबर और आई है जिससे ये साफ है कि अब वो कांग्रेस में नहीं जा रहे। ये एक राहत भरी बात है कांग्रेसियों के लिए, यह दुखद बात है, ये अपने आप में समझना होगा क्योंकि कांग्रेस को जिस बदलाव की ज़रूरत है, वो क्या विदिन कांग्रेस से होगा या कोई प्रोफेशनल आके कांग्रेस का बदलाव करेगा, ये देखना था, समझना था। लेकिन फिलहाल ये साफ हो गया है कि कांग्रेस में प्रशांत किशोर नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये भी पक्का नहीं है कि फाइनली नहीं आ रहे हैं। अभी उन्होंने मना कर दिया है श्रीमती गांधी का ऑफर विदिन ब्रैकेट ऑफर मना कर दिया है कि मैं सामने नहीं आ रहा हूँ और अब स्थितियाँ क्या हैं और कैसे कांग्रेस निपटेगी, 2024 के चुनाव में कैसे रहेगी ये देखना समझना होगा और इन सब चीज़ों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हिंदुस्तान टाइम्स लखनऊ के संपादक रहे रतन मणि लाल जी और इसके अलावा दिल्ली में केवी प्रसाद जी ट्रिब्यून के यहाँ प्रधान ब्यूरो प्रमुख रहे हैं और इसके अलावा पूरा जीवन इन्होंने यहाँ पर कांग्रेस को समझने में और विभिन्न पार्टियों को समझने में लगाया है। बहुत-बहुत आभार प्रसाद जी आपका और रतन भाई आपका भी। केवी प्रसाद जी, आप इन हालात को किस तरीके से देख समझ रहे हैं, जो अभी आज का हुआ? क्या कोई आशा की किरण दिख रही थी, वो खत्म हो गई या ये कांग्रेस के लिए एक सामान्य प्रक्रिया है? इसमें दोनों बातें हैं अगर आप ध्यान से दें। पहली बात तो ये कि कांग्रेस में इस तरह की चीज़ें चलती आई हैं, समय-समय पे इस तरह का उबाल आता रहा है। लेकिन पिछले 8 साल में जिस तरह की कांग्रेस पार्टी का पतन जिसके बारे में आपने शुरुआत में बात कही थी, वो साफ दिखता आ रहा है और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेता और कांग्रेस में काफ़ी सारे जो वरिष्ठ नेता हैं और कम उम्र के भी हैं, वो सब समझ रहे हैं कि समस्या बहुत विकट है। लेकिन सबसे पहले जो साफ करना था वो है आपने नेतृत्व की सफाई, वो लीडरशिप इशू वो सेटल नहीं हुआ पिछले कई सालों से। तो वो चीज़ तो जब लीडर ही क्लियर नहीं है तो फिर सब कुछ उसी तरह से जैसे मझधार में नाव चल रही है, चलती रही है, कोई उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। रहा सवाल पीके के लेकर पिछले कुछ दिनों में, हाँ, अखबारों में कांग्रेस सुर्खियों में रही या एक तरीके की कांग्रेस में क्या चल रहा है उसके बारे में मंथन हो रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन इन सबसे जब तक कार्यान्वयन जो कि कार्रवाई जो है जमीनी स्तर पे नहीं हो तब तक इन सब चीज़ों का कोई मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला नहीं था। रहा सवाल पीके क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या है, उन्होंने मना कर दिया। सुरजेवाला की जो बात कुछ देर पहले निकल के आई, अगर माफ कीजिएगा, जो पीके की तरफ से या पीके के सूत्रों के मुताबिक जैसे खबरें छपती आई है कि पीके चाहते थे वो सीधा ऐसा कोई पद ले लें कि वह और सीधा कांग्रेस प्रेसिडेंट के बीच में और कोई ना हो। मेरे कांग्रेस जैसे पुरानी पार्टी में इस तरह की चलन बहुत आसान नहीं है और आगे जाके हम बात कर सकते हैं। कांग्रेस में वाइस प्रेसिडेंट्स का दौर रहा, अर्जुन सिंह जी रहे उस पद पे, जितेंद्र प्रसाद जी भी रहे, लेकिन वो अलग दौर था और अलग राजनीति थी उस जमाने की। आपको जी जी। रतन जी, पीके को लेकर के आप भी काफी स्थितियों को समझते जानते हैं और खासतौर से जब आप उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं और उत्तर प्रदेश से मुझे ऐसा याद पड़ता है कि जब पिछला चुनाव 17 का चुनाव जब था
तब से उनकी विफलता की शुरुआत हुई, पीके की विफलता की शुरुआत हुई। तब तब तक वो सफलता के घोड़े पर थे और उन्होंने काफ़ी कुछ काम कर चुके थे। वो राहुल भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के साथ में आने के बाद और जब उनसे वहाँ का भ्रम टूटा तो नीतीश कुमार के पास आए, वहाँ सफलता पाई, तो सफलता के घोड़े पे थे। लेकिन यूपी तक आते-आते उनका घोड़ा कमज़ोर पड़ गया और उनकी खाट खड़ी हो गई। वो उन्होंने खाट पे वाला कार्यक्रम किया था जो बिल्कुल खत्म हो गया था। अब जब उन्होंने मना कर दिया ऑफर का, मैं फिर इसे कह रहा हूँ विद इन ब्रैकेट प्रधानमंत्री का प्रेसिडेंट का ऑफर था, उनको अध्यक्षा का ऑफर था, सोनिया गांधी का ऑफर था और उन्होंने कहा कि साहब मैं इस तरीके से मैं नहीं काम कर सकता। लेकिन उन्होंने कहा जो बाद में उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया, उसमें उन्होंने लिखा कि कांग्रेस को मेरी नहीं लीडरशिप की जरूरत है। संगठन में बड़े बदलाव जरूरी है। मतलब आपने मना भी कर दिया और आप सुझाव भी दे गए और सुझाव भी इसे आप कह सकते हैं कि मुफ्त के सुझाव थे क्योंकि अभी तक उनका कांग्रेस में कोई मतलब एंट्री नहीं हुई थी। और ये बात भी ध्यान रखना होगा कि उन्होंने कहा था कि 2 मई के पहले मैं कुछ ना कुछ कर जाऊंगा, करूंगा, फैसला करूंगा। अब करेंगे क्या ये देखना होगा क्योंकि उनके साथ बहुत सारी विवाद की बातें चलती रहती हैं। नीतीश कुमार से नाराज हुए तो वहाँ एक पार्टी बनाने की कोशिश की, वो विफल रही। लेकिन अगल-बगल अपना पूरा काम उनका चलता रहा, चाहे वो ममता के साथ में बहुत सफलतापूर्वक निभाया उन्होंने, उसी तरह से केसीआर के साथ रहे और स्टालिन के साथ रहे, तो ये एक सफलता का भी क्रम उनके साथ रहा है। लेकिन क्या अब कांग्रेस मतलब यहाँ हम प्रशांत किशोर से ज्यादा ये बात समझने की कोशिश करेंगे, इसका कांग्रेस पर क्या नुकसान फायदा होगा और आपको क्या लगता है? क्योंकि यूपी में क्या कांग्रेस को ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव कितनी जगह देने के लिए समर्थ होंगे या देना चाहेंगे या नहीं देना चाहेंगे? देखिए, मुझे याद रतन भाई। पड़ता है कि प्रशांत किशोर के बारे में हम सब लोगों को तब पता चला था जब 2014 के चुनाव के पहले ऐसा सुना गया कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव जीतने की एक बड़ी स्ट्रैटेजी बनाई थी, जिसके आधार पर पार्टी ने चुनाव जीता। कहा जाता है कि वे पार्टी की जीतने के बाद अपने लिए कोई बड़ी भूमिका चाहते थे जो उनको नहीं मिली, जिसकी वजह से उनकी भाजपा से दूरियां बढ़ी। और आपको याद होगा कि वो बारी बारी से जनता दल यूनाइटेड, टीएमसी, अमरिंदर सिंह, दक्षिण की पार्टी सबके साथ रह चुके हैं। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में जो गठबंधन हुआ था उसके पीछे भी प्रशांत किशोर की बड़ी भूमिका थी और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को काफी गंभीरता से कन्विंस किया था कि उनके लिए यानी कि कांग्रेस के लिए समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना बहुत फायदेमंद होगा। और इसके लिए उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए भी तमाम सारी कैंपेन की स्ट्रेटेजी बनाई थी, जिसका कोई लाभ दोनों ही पार्टियों को नहीं मिला। मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर एक जिस तरह के काम करने के आदी हैं और जिस तरह के काम करने की उनके अंदर एक्सपर्टीज है, वो एक्सपर्टीज किसी व्यक्ति के साथ जुड़ के उनको नहीं मिलती कि वो कांग्रेस के राहुल गांधी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं या अमरिंदर सिंह के साथ मिलकर काम कर रहे हैं या नीतीश कुमार या ममता बनर्जी के साथ, बल्कि वो जो अपने साथ जिन लोगों को लेकर चलते हैं, जिस तरह से उनको गाइड करते हैं कि क्या फीडबैक लेके आना है, किस तरह की जो मतदाता है वो अपेक्षा रखते हैं, उसके हिसाब से कैंपेन डिजाइन करते हैं, उसकी वजह से उनको जीत मिलती है, न कि किसी पार्टी विशेष के किसी नेता की वजह से। मुझे याद है कि लखनऊ में 2017 के चुनाव से पहले उन्होंने लखनऊ के एक अच्छे के मतलब सेंट्रल इलाके में बहुत बड़ा सा ऑफिस बनाया। उसमें तमाम सारे लोगों को, कई 100 लोगों को ऐसा कहा जाता है, उन्होंने एंगेज किया था, जिनका काम था फील्ड में फीडबैक लेना, रिपोर्ट्स तैयार करना, कंटेंट तैयार करना, कैंपेन की स्ट्रेटजी के बारे में फीडबैक लाना वगैरह वगैरह। और एक समय पर ऐसा लगता था कि वे कांग्रेस को जिस तरह से तैयार कर रहे हैं और अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी को जिस तरह से यूपी की युवा जोड़ी के तौर पे पेश कर रहे हैं, उससे शायद कुछ कमाल इस बार दिखाई पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं।
मुझे अभी भी लगता है कि प्रशांत किशोर के एबिलिटीज को शायद उनकी एक जो सफलता थी, जो बड़ी सफलता थी 2014 में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, उसके बाद से ठीक से असेस नहीं किया गया और उनकी उसी सफलता की वजह से उनको एक ऐसी जगह पे समझा जाता है कि वे जहां जुड़ गए वहां सफलता मिलेगी ही, वहां जीत मिलेगी ही। लेकिन ये भी हमें समझना चाहिए कि क्या उनके अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी है, क्योंकि जब वो बिहार में जनता दल यूनाइटेड के साथ थे तब उन्होंने जेडीयू में भी कोई पद शायद मिला था उनको, या वो चाहते, उपाध्यक्ष बनाया गया था उन्हें। हाँ बनाया गया था, लेकिन वो किसी सदन के सदस्य नहीं हुए थे और सदन में जाने की उनकी इच्छा थी जो कि शायद नहीं हुआ, तो वो जेडीयू से अलग हो गए। ऐसा हो सकता है कि उनके अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी हो, लेकिन ऐसा होने पर वे किसी एक ही पार्टी के साथ जुड़ के रह जाएंगे, जो कि एक प्रोफेशनल होने के नाते शायद वो ना चाहें। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि वे एक प्रोफेशनल व्यक्ति के तौर पर अलग अलग पार्टियों को, अलग अलग संगठनों को अपनी सेवाएं देना ज्यादा प्रेफर करते हैं बजाय किसी एक पार्टी को ज्वाइन करने के, क्योंकि ऐसे में उनके सामने सारे विकल्प खुले रहते हैं और आज अगर वो कांग्रेस के साथ उनकी बात नहीं बनी तो हो सकता है किसी और पार्टी के साथ वो चले जाएं। तो इसमें मुझे ये लगता है कि प्रशांत किशोर और उनकी पूरी टीम, उनकी जो कैंपेन के बारे में जो सोच है, पार्टी की ब्रांड बिल्डिंग, पार्टी का पब्लिक रिलेशंस कैंपेन, पार्टी का एक इलेक्शन कैंपेन की पूरी रणनीति जिस तरह से वो बनाते हैं, वो उनके एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पे तो ठीक है, लेकिन एक राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर उनके जो भी तौर तरीके होते हैं वो शायद एक परंपरागत तौर पर राजनीति करने वाले लोगों को बहुत रास नहीं आता है और शायद इसीलिए वो किसी एक पार्टी के साथ नहीं टिक पाते। नहीं, मुझे लगता नहीं है कि प्रशांत किशोर किसी सदन का सदस्य बनना चाहें और नहीं बन सके। खास तौर से जेडीयू के दौरान जब था तब भी स्थितियां थी जब वो बन सकते थे और टीएमसी की तरफ से तो उनका सीधा ऑफर था। लेकिन ये बात भी सही है कि वो टीएमसी या एक दल के साथ, छोटे दल के साथ, रीजनल दल के साथ जुड़ करके बहुत कुछ नहीं, सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहना चाहते, क्योंकि उनका ऐसा ऑरा बना दिया गया कि वो जिसके साथ जुड़ जाएंगे वो हो जाएगा। और खास तौर से जब समझौता का हुआ और फिर उसके बाद नीतीश कुमार को सफलता दिली, नीतीश द्वारे द्वारे जो उन्होंने किया वो एक बड़ा मामला था। और ये देश की राजनीति को समझना होगा कि देश में बिना कांग्रेस के अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है जो अकेले पूरे बाकी को के नेतृत्व में पूरा विपक्ष आ जाए। तो ये इस बात को प्रशांत किशोर जानते हैं। प्रसाद जी, प्रशांत ने पिछले दिनों जो 600 पेज का एक प्रेजेंटेशन सोनिया गांधी को दिया था और उसमें मतलब बहुत सारी चीजें हुई। फिर उसके बाद पार्टी के लोगों से सोनिया गांधी ने सलाह मांगी प्रशांत को लेकर के। जो इंटरनली ये हुआ कि साहब प्रशांत किशोर को लेकर के भी कांग्रेस में लोग, जो बाकी नेता हैं, वो बहुत कंफर्टेबल नहीं रहे थे। क्या वजह थी कि ये स्थिति यहां आकर के टूट गई कि प्रशांत किशोर को स्वीकार नहीं करे? तो क्या उसमें प्रशांत किशोर की जिद ज्यादा थी कि वो डायरेक्ट काम करें अध्यक्ष के साथ में या राहुल गांधी के साथ में, या ये कुछ और था कि और कांग्रेसी नहीं चाहते थे कि प्रशांत किशोर आए और इस विशेष सर्किल में जो है वो कांग्रेस फंस गई? क्या आपको लगता है? आपको जी, जैसे एक बात तो स्पष्ट है कि पिछले दिनों कुछ अटकलें कहिए, कुछ भी कहिए, खबर छपते आई थी लगातार कि पीके प्रशांत किशोर चाहते थे कि वह सीधा सीधा कांग्रेस के जो भी अध्यक्ष हैं उनसे ही वार्तालाप करे और वो एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट या इस तरह की बात खबरें छपी है। तो कितना तथ्य है उसमें है ये कहना मुश्किल है, लेकिन अलग अलग अखबारों में इस तरह की खबरें आई थी। साथ ही साथ ये भी जरूर है कि कांग्रेस में जो पुराने वर्चस्व है और जिनका पुराना पार्टी में योगदान रहा है, उनको लग रहा था कि प्रशांत किशोर के आने से जो संगठन में जो भी संतुलन है या जिस तरह की वातावरण है उसमें काफी फर्क पड़ जाएगा। और काफी सारे, आपको याद हो करिए, अगर मैं आपको सन 2004 के बाद 7 और 8 के आसपास ले जाऊं, जो राहुल गांधी काफी सक्रिय है कांग्रेस पार्टी में, जो कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने थे, तो एक विचार चला था कि जितने वयस्क हैं, जितने सीनियर लीडर्स हैं, उनको काफी हद तक रिटायर कर देना चाहिए।
और उसको लेके काफी खलबली मची थी पार्टी में, और काफी सारे सीनियर्स एक जैसे कहते हैं एकजुट हो गए थे। और उसके बाद राहुल गांधी का वो प्लान एक तरह से वो पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं हो पाया। जी ठीक उसी तरह अगर ये अभी आते तो व्यक्तिगत तौर पे काफी बदलाव की बात, 600 पन्नों की जो स्लाइड लोगों ने लिखा है, कितने लोगों ने उसे देखा है मुझे उसका ज्ञात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कुछ स्लाइड है जो सोशल मीडिया में चली हैं, जिनके ऊपर टिप्पणियां भी हुई हैं। उसके ऊपर खुद प्रशांत किशोर ने शायद कुछ अलग से टिप्पणी की थी कि ये पूरे तरह वो नहीं है जो मैंने बनाया था या फलाना फलानी बात है। तो इस असर में अगर रहते हुए भी अगर हम बात करें, सवाल तो ये है कि रास्ता क्या है कांग्रेस के पास आगे। प्रशांत किशोर क्या एकमात्र विकल्प है कि वो एक कोई जादुई छड़ी है उनके पास, वो चीज ठीक कर देंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि ले देकर जो भी प्लान हो उसको कार्यान्वित करने के लिए कांग्रेस पार्टी और उसके सदस्यों को उतरना पड़ेगा मैदान में। जिस तरह का हर एक के लिए एक रूप बांधा होगा उन्होंने। और सबसे बड़ी बात सर, कांग्रेस में खासकर यूपी में तो सबको पता है संगठन तो है ही नहीं, ना के बराबर है। तो बिना संगठन के, बिना ग्रास रूट वर्कर्स के जो कि आपका कार्यक्रम, आपका प्रोग्राम जन जन के बीच में ले जाए, तो पार्टी और उसके पूरे क्या कर लेंगे, आप क्या क्या कर लेंगे? तो वो एक चीज जो मूलभूत उसमें समस्या है, वो तो अभी मतलब उदाहरण के तौर पर मैंने दी देखिए, है। एक छोटा सा जो आपने टिप्पणी की है उसमें दो चीज जोड़ना चाहूंगा। गोवा में हाल फिलहाल में प्रशांत किशोर ने कोशिश किया, शुरुआत में टीएमसी को लेके चले गए वहां पे, और टीएमसी पूरे ऐसा लग रहा था कि टीएमसी जो है कांग्रेस से भी लोगों ने शामिल करा लिया और कि पूरा कांग्रेस खाली करा देंगे। अंत में टीएमसी चुनाव भी लड़ी, प्रशांत किशोर पीछे हट गए और एक भी सीट उनके हाथ नहीं लगी। अन्यथा हुआ ये, गोवा का रिजल्ट सबके सामने है। तो ऐसा नहीं है कि, और जहां तक रहा सवाल 2015 के आसपास जब नीतीश जी के साथ गए थे, उसके बाद कुछ दिनों में खबरें छप के आई थी कि राज्यसभा के शायद जहां सीटें खाली हो रही थी, तो उस वक्त अखबारों में जरूर कुछ इस तरह की टिप्पणियां थी या इस तरह के अटकलें थी कि शायद किशोर चाहते थे वह इधर से आए। कितना सच है कितना नहीं है इस वक्त इस पर मैं नहीं बात कर सकता। अफूल जी। नहीं, लेकिन प्रशांत किशोर के साथ मुझे लगता है जो राजनीतिक समस्या है वो ये है, शायद जो कांग्रेस के मित्र बताते रहते हैं वो ये है कि वो एक छद्म बातचीत चाहते हैं। एक छद्म राज्य नहीं कह रहा हूं मैं, एक छद्म बातचीत चाहते हैं, सीधी बातचीत हो, सीधा क्रेडिट मिले। और क्योंकि वो जब स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो वो प्रोग्राम्स बनाते हैं। वो इस मामले में प्रशांत किशोर की तारीफ भी करनी होगी। वो ही कहते हैं नहीं, पार्टी तो आपकी, चलाना तो आपके, मैं तो सिर्फ राय दे सकता हूँ, मैं लोगों से बात करता हूँ, लोगों से बात करके कुछ प्रोग्राम बना सकता हूँ, वो मैं करता हूँ। लेकिन प्रशांत किशोर लागू करने से लेकर के, उसको आगे बढ़ाने से लेके फिर टिकट बांटने तक मामले में उनका पूरा हस्तक्षेप रहता है। और शायद कांग्रेस में क्योंकि वो हस्तक्षेप उस तरीके से बर्दाश्त नहीं किया सकता, और मान लीजिए राहुल गांधी या गांधी परिवार उसे बर्दाश्त भी कर ले, तो कांग्रेस के अन्य नेता जो अपने आप को सो-कॉल्ड हारे हुए या बहुत हारे हुए या बहुत ज्यादा जीते हुए दो चार जो नेता बचे हैं, वो उनको तकलीफ होगी। वो किसको फिर रिपोर्ट करेंगे? वो क्या प्रशांत किशोर को रिपोर्ट करेंगे कि राहुल गांधी को रिपोर्ट करेंगे कि प्रियंका गांधी को रिपोर्ट करेंगे? तो इसलिए विद इन कांग्रेस ज्यादा बड़ा संकट है प्रशांत किशोर को लेकर के, ना कि प्रशांत किशोर के प्रोग्राम्स को लेकर। प्रशांत किशोर के प्रोग्राम को लेकर के उनकी सराहना की जाती है कि नहीं साहब, आपने अभी आज भी जो रणबीर सुरजेवाला ने वो ट्वीट किया था, उसमें कहा कि हम उनके लिए कार्यों के प्रयासों की सराहना और सुझावों की सराहना करते हैं। तो ठीक है, सराहना करते हैं, वो उतना ही तक उनको क्रेडिट देना चाहते हैं, ना कि आगे। अब रतन भाई, एक चीज बहुत आपको स्पष्ट करनी हो, प्रशांत किशोर का एक फॉर्मूला था कि देश के 350 सीटों में जो 543 सीटें हैं, उसमें से 3.5 सीटें सीधे कांग्रेस लड़े, जहां कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला है, वहां वो लड़े। और बाकी जगह अपने भाइयों को, जो सहयोगी दल है, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी है या बिहार में लालू यादव की पार्टी है या साउथ में, लेकिन वो नंबर को लेकर के हमेशा विवाद रहा है। क्योंकि अगर आप यूपी छोड़ देंगे, बिहार छोड़ देंगे, साउथ पूरा छोड़ देंगे, तो बचेगा क्या आपके पास में? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान बचेगा। उससे तो आगे बात बनती नहीं है, कांग्रेस 100 के पार भी नहीं जा पाती उससे।
तो मुझे लगता है उस फॉर्मूले पर भी असहमति रही है कांग्रेस में। आपका क्या कहना? देखिए, मैं फिर कहूंगा कि अगर हम सिर्फ कांग्रेस की ही बात करें तो आपने हमारी बातचीत के सबसे पहले जो एक लाइन कही ना कि प्रशांत किशोर ने कथित कथित तौर पर यह कहा कि कांग्रेस को स्ट्रैटेजी की नहीं लीडरशिप की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि समस्या यहीं पे है कि कांग्रेस में इस तरह की लीडरशिप का जो अभाव है, जिसकी वजह से जो बातें आपने अभी कही, ये निर्णय भी लेने का वहां पे कोई इस तरह का कोरम या सिस्टम या कोर कमेटी अगर नहीं है, तो मुझे लगता है प्रशांत किशोर ही क्यों, अगर अन्य लोग भी आकर सलाह दें तो उससे पार्टी का कोई बहुत ज्यादा भला होने वाला है नहीं। जो अभी के हाल में जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव खत्म हुए, उसमें काफी करीब से मैंने कांग्रेस पार्टी के पूरे कैंपेन को देखा, जब कैंपेन का पूरा जिम्मा प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम पे दे दिया गया था। उन्होंने अपने लिए एक नया स्लोगन निकाला महिलाओं को लेकर, महिलाओं के लिए सीट रिजर्व कर दी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया, ठीक है ना। और उनका कैंपेन अच्छा खासा चला। उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में उन्होंने जो रैली निकाली, रोड शो निकाले, लोग आए, शायद क्यूरियोसिटी की वजह से देखने आए होंगे कि प्रियंका पास से कैसी दिखती है। और ऐसा लग रहा था कि उनके पूरे प्रोग्राम के पीछे प्रशांत किशोर की छाप है। ऐसा कई लोगों ने कहा भी कि ऐसा तो नहीं कि बिना बताए ही प्रशांत किशोर कुछ कर रहे हों, लेकिन नतीजा जो निकला वो सबके सामने है। और आज चुनाव के बाद पार्टी पूरी तरह से हेडलेस है, ना यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कोई अध्यक्ष है, ना कोई प्रवक्ता है, ना कुछ है, और पार्टी पूरी तरह से कोलैप्स होने की कगार पे है। तो अगर प्रशांत किशोर आए होते और उन्होंने अपनी तरह से कोई रणनीति को लागू किया होता, तो उसे लागू करने के लिए जो नेतृत्व चाहिए, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे चाहे राज्य के स्तर पे, उसका अगर अभाव है तो कोई भी कंसल्टेंट बहुत ज्यादा अचीव नहीं कर सकता। आपका जो सवाल था, मुझे लगता है उसका भी जवाब यही हो सकता है कि कांग्रेस के अंदर अगर प्रशांत किशोर ऐसा चाहते हैं, कहा जाता है कि वो 1-to-1 बात करेंगे पार्टी के टॉप नेतृत्व के साथ, और वो जो कहेंगे या सलाह देंगे उस पे अमल करना और उसको इम्प्लीमेंट करना, ये पार्टी के अपने संगठन की जिम्मेदारी है। तो अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस में वो सारे तमाम लोग जो कि वर्षों तक केंद्रीय मंत्री रहे, कहीं राज्यपाल रहे, कहीं एमपी या एमएलए रहे, पार्टी के पदाधिकारी रहे, उन सब लोगों का जो चुनाव जीतने का और पॉलिटिक्स करने का जो एक नजरिया था, उन सब का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। शायद यही मैसेज है जो प्रशांत किशोर देना भी चाहते हो। मैं नहीं कह सकता, हो सकता है वो यही कह रहे हो कि देखिए आपके पास कितने पुराने दिग्गज लोग हैं, उसके बावजूद पार्टी कहाँ पहुंची है। तो अगर वो ऐसा मैसेज देना चाहते थे तो ये मैसेज पार्टी के अधिकतर लोगों को स्वीकार्य नहीं होगा। यही वजह है कि आज उनका जुड़ाव कांग्रेस के साथ नहीं हो पा रहा है। तो मुझे फिर लगता है कि कांग्रेस को पहले अपने अंदर का सिस्टम सुधारना चाहिए, उसके बाद ही किसी बाहर के कंसल्टेंट को इंगेज करना चाहिए। और अगर पार्टी के अंदर के सिस्टम को सुधारने के लिए वे प्रशांत किशोर को हायर करें तो मुझे लगता है उससे कहीं ज्यादा फायदा होगा बजाय अगले किसी चुनाव के। जी प्रसाद जी, अब क्योंकि प्रशांत किशोर ने जब प्रेजेंटेशन दिया और उसके बाद में एम्पावर कमेटी बनाई गई और एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप बनाया गया था, और फिर उसके बाद नई कमेटियां भी बनाई गई थी, 6 कमेटियां शायद बनाई गई थी, जिसमें खड़गे, खुर्शीद, चिदम्बरम, मुकुल वासनिक और 1-2 और लोगों के साथ में काम करना था। लेकिन कमेटी का जो मामला आ रहा था और जो बातें आ रही थी, उस पे ये लगा कि जो कमेटी भी ये चाहती थी कि प्रशांत जो है बाकी राजनीतिक दलों से अपनी दूरी खत्म कर लें, यानी कि अपनी जो उनकी तथाकथित एक बड़ा सा हाईपैक है और जो जो उनका पूरा प्रोफेशनल काम है वो बंद कर लें, उनसे दूरी बना लें और कांग्रेस के लिए समर्पित हो जाए, जो शायद प्रशांत किशोर को समझ में नहीं आया, क्योंकि ऑलरेडी वो कई जगह केसीआर के साथ काम कर रहे हैं और वगैरह वगैरह वो हो रहा है। अब ऐसी स्थिति में क्या लगता है आपको कि ये कमेटियां कुछ काम कर पाएंगी जो बनाई गई थी, या फिर अब लौट के बुद्धू घर को आए वाले हिसाब में रहेगा और कांग्रेस अपने तरीके से लड़ने की कोशिश करेगी, अपने तरीके से काम करेगी, क्या होगा?
कुछ दिन पहले कुछ ये खबर भी आई थी कि प्रशांत किशोर की प्रेजेंटेशन के बाद जो उन्होंने 600 पन्नों का ये जो भी है या उसका मूल जो उन्होंने समझाया, उसके बाद कुछ नेताओं का जिनका नाम नहीं दिया गया था, उनकी तरफ से ऐसा था कि हमें काफी कुछ पता है, हमको इस तरह की चीजें मालूम है, और ये एक तरह से वो वही चीज कह रहे हैं जो हमें मालूम है। शायद क्योंकि इतना लंबा अगर किसी का राजनीति में और कार्यकाल रहा है तो वो काफी चीजें जानते हैं कि समस्या क्या है और कौन सी नब्ज पकड़ने की तैयारी है। सवाल तो वो है कि कार्यान्वयन, जैसे प्रशांत किशोर ने एक प्लान दे दिया, प्लान पे आप आमादा कीजिए, आप अपने आप को तैयारी कीजिए और आपका संगठन करेगा, और मैंने जो कह दिया कांग्रेस अध्यक्ष को और वो बीच में होगा। सवाल यह है कि जो कांग्रेस ने उठाया कि अगर आप कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं तो आपको सिर्फ कांग्रेस के लिए ही समर्पित रहना पड़ेगा और आपका आईपैक और किसी को इस तरह का प्रोफेशनल एडवाइस नहीं दे सकता। और इसका अंदेशा शायद इस बात से भी मिला कि 2 दिन पहले जो खबरें आई वो जाके हैदराबाद में रहे, केसीआर से लगातार संपर्क में रहे, और शायद ये वहाँ का एक पब्लिक अनाउंसमेंट भी हो गया एक तरीके से केसीआर की पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति को वो अगले आने वाले चुनाव में, जो कि अगले साल दिसंबर में हो जाना चाहिए, उसमें पूरी मदद करेंगे। अब आप वैसे अगर सोचे, अगर आप कांग्रेस जैसी पार्टी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, चाहे प्रोफेशनली या जाके आप उस पार्टी संगठन में शामिल हो रहे हैं, ऐसे में क्या आपकी संगठन जिसके साथ आप सीधा सीधा जुड़े हुए हैं किसी और राजनीतिक पार्टी, खासकर तेलंगाना राष्ट्र समिति जो कि सीधा कांग्रेस के विरुद्ध है उस आंध्र में, माफ कीजिएगा तेलंगाना में, तो वो समीकरण में दिख नहीं रहा था कि भाई कैसे होगा ये दोनों। तो मेरे ख्याल से ये विडंबना है, या मैं ये दोनों की तरफ था। प्रशांत किशोर भी ये क्लियर थे कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को पूरी तरह कांग्रेस में समर्पित नहीं करेंगे, शामिल नहीं होंगे। और मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं बनना चाहते, वो पूरे विपक्ष के नेता बनना चाहते हैं, और वो उनकी इच्छा ये है कि वो किसी तरीके से सब कुछ एंटी मोदी जो कैंप है या भाजपा विरोध का जो कैंप है उसके वो नेता बने। तो तय बात है कि ऐसे में ना ही राहुल गांधी ये चाहेंगे कि वो उनकी जगह वो ले, क्योंकि हर नेता से अगर ममता बनर्जी का दिशा निर्देश वो तय करेंगे, केसीआर का दिशा निर्देश वो देखेंगे, तमिलनाडु में स्टालिन का दिशा निर्देश वो देखेंगे, तो बाकी नेता कांग्रेस में क्या करेंगे। तो मुझे लग रहा था कांग्रेस को खुद, कांग्रेस के बड़े नेतृत्व को खुद भी खतरा है शायद इस तरीके की स्वीकारता को स्वीकार करने के लिए। क्या लगता है, ये अंतिम सवाल है रतन बड़े भाई आपके लिए। हाँ बिल्कुल, यही बात मैं पिछले कुछ समय से कहना चाह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर की बनाई हुई रणनीति को फॉलो करने की जिम्मेदारी कांग्रेस के नेतृत्व की है, और ये कांग्रेस को तय करना है कि वे इन्हें किस भूमिका में रखना चाहते हैं। और अगर प्रशांत किशोर की महत्वाकांक्षा उसमें आड़े आती है, मैं नहीं जानता कि उनकी महत्वाकांक्षा है या कांग्रेस पार्टी की रिलक्टेंस है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर प्रशांत किशोर की वजह से कोई एक राष्ट्रीय फ्रंट बनता है तो उसमें पूरा का पूरा श्रेय उनको जाएगा, जो कि पार्टी का किसी भी नेता को ये पसंद नहीं होगा। इसलिए उनकी भूमिका तब तक किसी भी पार्टी के लिए निर्धारित नहीं हो सकती जबकि पार्टी का अपना नेतृत्व ये तय नहीं कर लेता कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है। मुझे लगता है प्रशांत किशोर को जो अभी आने वाले दिनों में बातचीत बहुत सारी कांग्रेस की जब भी बात होगी तो प्रशांत किशोर की बात होगी, और ये भी एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है किसी एक पार्टी का जो इतनी पुरानी पार्टी है उसको जब उस पे बातचीत हो तो फिर एक बातचीत एक दूसरे आदमी पे जो कांग्रेस में नहीं है उस पे केंद्रित हो जाए। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और मैं उस बात का समर्थन हमेशा से करता रहा हूँ। मेरा मानना है कि कांग्रेस को इस देश में रहना चाहिए और ठीक ठाक तरीके से रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जहां पे भी रहे, लेकिन कांग्रेस की अपनी एक जगह है। आज भी उसकी इतना सब कुछ होने के बाद 12 करोड़ वोटर हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। और क्षेत्रीय दलों की एक भूमिका जो है वो सीमित हो वो ज्यादा अच्छा होता है, बनस्पत उसके कि वो कांग्रेस ऐसी पार्टी पर चढ़ करके काम करें, तो वो शायद ठीक नहीं है। बहुत बहुत आभार आप दोनों लोगों का, और आप दोनों ने बहुत गंभीर बातें या बहुत अंदर की बातें बताई।